हम लोग आज पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स। अच्छा मुझे बताएं, ये तीन मैंने लफ्ज लिखे हैं, वेज, सैलरी एंड कॉम्पोजिशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टाफ: मैनेजमेंट, देन वी हैव मिडिल मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव लेबर और फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है जी, इज दैट ट्रू? कोई और कैटेगरी अगर कोई ऐड कराना चाहें आप लोग? अब हर जो कैटेगरी है उसको आपने सेपरेटली डील करना है। हम सड़क पे निकलते हैं, कुछ लोग साइकिल पे जा रहे होते हैं, कुछ मोटर बाइक पर होते हैं, कुछ गाड़ी पे होते हैं, कुछ बहुत अच्छी गाड़ी पर होते हैं, कुछ कमाल गाड़ी पर होते हैं। ये क्या है डिफरेंस? वो सेम गोज विद द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनको डिफरेंटली पे किया जाता है। अब ये जो लेबर है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सीजनल एंड परमानेंट। अब जो सीजनल लेबर है, आप लोगों में से कौन फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम करता है? आप बेहतर बता सकती हैं कि बाज़ औक़ात हमें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हमें लेबर चाहिए होती है, हम लोग उसको एंगेज करते हैं। घरों पर हम लोग काम करवाते हैं, हमें मजदूर चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होते हैं, हमें मेसन्स चाहिए होते हैं। सो वी एंगेज देम ओनली फॉर लाइक से 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो हम लोग उनके साथ पर डे क्या एग्री करते हैं? वी एग्री पर डे वेजेस विद देम। उसको क्या कहते हैं? वेज। वेज इज समथिंग विच यू पे ऑन आवरली बेसिस, ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस और बाय मंथली बेसिस। लेकिन जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, वेज इज पर डे कॉम्पनसेशन ऑफ डूइंग सम वर्क और पुटिंग सम एफर्ट्स और कंप्लीटिंग सम टास्क। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में क्या होता है, हमारे पास आवरली पेमेंट होती है। वर्कर्स को कहा जाता है कि जी आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आपको पर यूनिट क्या मिलेगी? वेज मिलेगी। उसके लिए लफ्ज हम सैलरी यूज कर सकते हैं? हम यस वी कैन यूज द वर्ड कॉम्पनसेशन फॉर दैट, बट टेक्निकली वी कैन नॉट यूज वर्ड सैलरी फॉर देम, क्योंकि वी आर गिविंग देम वेज फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। Wage is clear now. Now we come to salary. Salary is something which is given to employee for providing services for a certain period of time, and normally this certain period is 1 month. So on completion of 1 month in the organization or working for a 1 month in an organization, you are given what? Salary. So compensation can be used alternately, either salary or wage. आप कहते हैं जी I am going to compensate you. अब जो compensation का जो लफ्ज है ये लीगली भी यूज होता है। Compensation can be for 2 reasons. 1 for providing services, 2 to compensate against some loss. For example, if an employee is working in an organization and he becomes sick, ill, or he dies, or he faces some kind of accident, so in that situation the employer or the organization is going to compensate him as per law. ये law की requirement है। तो इसलिए compensation can be for services or it can be for yes accidental situation. एक्सीडेंट किसको कहते हैं? आई मेट एन एक्सीडेंट, इसका मतलब क्या है? आई फेस द सिचुएशन विच वॉज नॉट प्लान्ड। ठीक, सो एक्सीडेंटल सिचुएशन के लिए। अब आ जाते हैं, जब हम लोगों को वेज दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो फिर हमें बेनिफिट्स की क्यों ज़रूरत है? एचआर में क्या होता है, कोई भी जो एम्प्लॉई होता है उसकी बनती है टीआर। टीआर होती है टोटल रिम्यूनरेशन। फॉर एग्जांपल आपने उसको सैलरी दी, सैलरी के बाद उसको मेडिकल दिया, मेडिकल के साथ प्रोविडेंट फंड दिया, आपने जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब उसने ऐड किए
और आप निकालते हैं कि एक एम्प्लॉय मंथली हमें कितना कॉस्ट करता है, उसको कहते हैं TR, टोटल रिम्यूनरेशन। तो जब आप TR उसको कैश में दे दें, आप उसकी सैलरी है 30,000, 5,000 के बेनिफिट्स दे रहे हैं, 35,000 बनता है ना, आप उसको 35,000 दे सकते हैं। तो फिर हम बेनिफिट्स क्यों देते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डेफिनेशन अंडरस्टैंड नहीं करनी। लेट्स अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कि बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो गया? अब कभी बोलेगा तो नहीं? बोलेगा तो दोबारा पूछ लीजिए। सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को नहीं भूलेगा। कॉम्पनसेशन का क्लियर हो गया? अब बेनिफिट्स का क्लियर करना है भाई। जब अंडरस्टूड सी बात है ना, इन्होंने कहा जी माय ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन सो दे ऑफर ओनली सैलरी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मुझे एक बार बताया, मैं कोट ना पहनूं तो मेरा गुजारा हो सकता है, लेकिन मैंने कोट क्यों पहना है? शशका। इन अदर वर्ड्स यू कैन से टू प्रोड्यूस अ बेटर पर्सनैलिटी। तो सेम गोज विद बेनिफिट्स। लेकिन अगर आपको एक पैकेज दे दिया जाए, मैं आपसे कहता हूं जी, अगर कासम अली शाह फाउंडेशन कहती जी जो टीचर इधर पढ़ाने आएगा या जो भी लेक्चरर आएगा उसको हम लोग देंगे 10 रुपये लेट्स से या 1000 रुपीज़ फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर, 200 रुपीज़ हम देंगे जूतों की पॉलिश के लिए, 300 रुपीज़ हम देंगे लेट्स से जी बाल शाल अच्छे बनाने के लिए, तो टोटल हम देंगे 1500 रुपये। तो 1500 रुपये वैसे ही दे दें। फिर हमें लोग कहते हैं जी उसकी क्या ज़रूरत है? मेडिकल क्लेम करना कितना मुश्किल है? आसान है या इजी है? आसान है? नहीं, आसान है या इजी है? चले मैं लेट मी पुट इट लाइक दिस, इज इट इजियर और डिफिकल्ट? जिन ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल किस किस को मिलता है? आप इंश्योरेंस से कह रहे हैं, कंपनी से कह रहे हैं? दोनों तरह से। मुश्किल है। प्रोसेस उसमें बढ़ता है ना, प्रोसेस बढ़ता है, चेक एंड बैलेंस होती है, उसमें आपको टाइम लगता है, बहुत सारी होती है। टाइम लगता है जी। मैंने इस महीने लेट से मैं बीमार हुआ, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, मैंने 2000 रुपये पे किए डॉक्टर को। उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्लेम किया, मुझे 1 या 2 महीने बाद वो 2000 रुपये मिलेंगे। अब वो 2 महीने वो जो चीज़ है वो मेरे माइंड पर इज वर्किंग एज ए हैमर। ओके, सो आई हैव टू वेट फॉर 2 months टू गेट माई 2000 बैक। सो इजंट इट गुड कि हम लोग कह दें जी मंथली आपका 3000 मेडिकल फिक्स है, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर रहे हैं, आपको मिल जाया करेगा, आपको कोई हैजल की ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक अबाउट बेनिफिट्स। इजंट इट गुड? बताएं जी, सब एग्री है मेरी बात के साथ? कौन एग्री नहीं है? चलें आप कोई और मुश्किल सिचुएशन दें, मसलन सोचें, बताएं और क्या क्या बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। चलें वो लिख लेते हैं ना पहले, फिर हम लोग देखते हैं। फ्यूल होता है जी, और स्टॉक ऑप्शंस होती हैं। या ज़रा छोटे छोटे पहले बताएं, फिर बड़े बाद में बताइएगा। फोन होता है जी, फोन अलाउंस, मेडिकल है, फोन अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस, कार, यूनिफॉर्म अलाउंस, स्टॉक ऑप्शंस हैं जी। हमने ना किताब वाली बातें नहीं करनी, हमने बात करनी है हकीकत की। और कौन सा बेनिफिट होता है? इंसेंटिव बेनिफिट है? अच्छा, अभी इंसेंटिव को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैं एक लाइन लगा देता हूं इंसेंटिव की, ठीक है। और क्या जी बेनिफिट होता है? फ्यूल होता है, फोन होता है, मेडिकल होता है, कार होती है। अच्छा जी, बोनस है। बोनस एक मिनट आ रहे, इन्होंने कहा जी बोनस, बोनस बेनिफिट है? चलो जी, बोनस भी हम सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। फ्यूल, फोन, मेडिकल, कार, स्टॉक, और क्या जी? हाउस रेंट है जी, स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटी बेनिफिट है? कंडीशनल है ना। चलें अभी हम इतने ही कर लेते हैं। अब मुझे बताएं, आप इसमें से कौन सा मुश्किल है जी? आपने बताना है, कोई मुश्किल सा बताएं, कोई और सोच ले जी। सर आपके ख्याल में ये सारे हम तनहा में ऐड कर दें यार, क्या मुश्किल है? आसान करें ना, एम्प्लॉय के लिए चीज़ें आसान करें, मुश्किल क्यों कर रहे हैं? सर अगर मेडिकल में एक्सीडेंटल कवरेज
कवरेज है, अब एक्सीडेंटल हर महीने तो नहीं ना हो सकता। वो एक्सीडेंटल कवरेज होती है सेपरेट। मेडिकल दो तरह का होता है, एक इन पेशेंट है, एक आउट पेशेंट है। ठीक है, तो हम इन पेशेंट जो है यानी कि जो आपने ओपीडी सॉरी आउट पेशेंट होता है ना, जो आपने जनरल चेकअप कराना होता है वो तो दे देना। बाकी एक्सीडेंटल आप कहें चलें जी जब आप कोई मसला होगा तो उस वक्त हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, लेकिन वो भी दे दें एम्प्लॉय को। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन पेशेंट थ्रू डील करती हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनीज को वो मंथली प्रीमियम पे करती हैं, लेट्स से 5,000 है 10,000 है। वो कहते हैं जी अब बहुत सारे लोग होते हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है, वो बीमार ही नहीं होते, उन्होंने शादी नहीं की होती, उनके बच्चे ही नहीं होते। ठीक है, उनको वो आप ऑप्शन दे सकते हैं ना उनको। इसको कहते हैं कैंटीन। ऐसी सिचुएशन जो होती है ना, कैंटीन नहीं होती, आप जाते हैं, आप अपनी मर्जी का पिक एंड चूज करते हैं, तो ऐसे बेनिफिट्स भी होते हैं कि आप पिक एंड चूज दे देते हैं। कैंटीन बेनिफिट्स को कहते हैं कि आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन आपको दे देगी ये 3 में से कोई 2 पिक कर लें। तो जो मैरिड होता है वो अपनी मर्जी का पिक कर लेता है, जो सिंगल है, ये जनरली ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, बट इट शुड बी देयर ताकि सब लोग इक्वल आ जाएं। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जी, लड़कियों को आप पिक एंड ड्रॉप देते हैं, लड़कों को आप देते नहीं। सॉफ्टवेयर हाउसेज में ये मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि जी मैरिड लोगों को तो ये भी मिलता है, मैं अनमैरिड हूँ, नहीं हुई मेरी शादी, मैं मजबूर हूँ, तो मुझे आप नहीं देते। ठीक है, नहीं मेरी किस्मत का होता है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, यस और नो? यस होता है। तो उसका हल क्या है? गिव इट टू पीपल, मेक देम हैप्पी, सो दे वर्क हार्ड फॉर यू, दे फील मोटिवेटेड, एंगेज, हैप्पी। इजी नहीं है? फिर भी हम बेनिफिट्स क्यों देते हैं? क्या तकलीफ है हमारे अंदर? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें तंग करती है, हम बेनिफिट्स को फिर भी देते हैं? मुझे ये बताएं, आप एक एम्प्लॉई हैं, आपको ये कंडीशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी करेंगे या आपको अनकंडीशनल बेनिफिट्स मिले वो हैप्पी करेंगे? बताएं आप, एज एन एम्प्लॉई सोचना है आपने। यस, तो अगर सैलरी में जोड़ के चीज़ें दे दी जाए वो ज़्यादा खुश करती हैं या तोड़ तोड़ के दिया जाए? भैया आपको मैं 5 रुपये देता हूँ, कभी 10 रुपये देता हूँ, कभी मैं नहीं देता, कभी मैं कहता हूँ ये बिल गलत है, ये चेंज करा के लाएं, इस पर डॉक्टर की स्टैंप लगवाएं, ये फ्यूल जो है इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, डेट नहीं लिखी हुई। डू यू लाइक इट? यू नेवर लाइक इट। सो व्हाट यू लाइक? किसने कहा भाई? ऑल द बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। विच ऑफ दिस? अभी मैं टैक्स को सेपरेट डिस्कस करूंगा। टैक्सेबल बेनिफिट्स कौन से हैं और नॉन टैक्सेबल, ये हम डिस्कस करेंगे। बताएं जी। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे मज़ा नहीं आया, आज तक कोई नहीं कर सका, मेरे इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सका। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा पूछता हूं जब आप सैलरी में सारी चीज़ें ऐड कर कर दे सकते हैं तो बेनिफिट सेपरेट क्यों देते हैं? व्हाट आर द रीजंस? 2 रीजंस। 1, लीगल कंप्लाइंस। Law puts some restrictions or requirements on employers to give certain benefits जो कि एम्प्लॉयर बेसिकली दिल से नहीं देना चाहता, बट लीगल रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रीजन, मार्केट कंपटीशन। सो यू गिव बेनिफिट्स सो दैट पीपल कैन कंपेयर। आप जब जाते हैं, तनहा आपको करोड़ रुपया दे दीजिए, लेकिन फिर भी जो है ना, हम लोग एक दुकानदार होता है ना, कभी किसी ने कपड़े का या कोई दुकानदारी का काम किया हो, मतलब मैं करता हूँ ना, अब हम लोग हैं, हम लोग कंसल्टेंसी बिजनेस है, तो ये दुकानदारी ही है एक तरह से। सो व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अस, हम उसको जितना मर्जी सस्ती कोटेशन दे दें, उसके बाद भी क्या होता है? बारगेनिंग ज़रूर होती है, निगोशिएशन ज़रूर होती है। दे ऑलवेज डिज़ायर। आप ख़वातीन जाती हैं, आप लोग, वो बेचारा दुकानदार आपको फ्री कपड़ा भी दे रहा हो ना, तो आप ये पूछेंगे सर कोई ये कपड़ा सेपरेट नहीं पड़ा हुआ, फ्री हो वो भी दे दें। इज दैट ट्रू? अच्छा, अब आप लोग बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, वो अपने लिए करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप लोगों के ज़हन में भी ये होता है ना
भाई जिस चीज पे डिस्काउंट लगा है वो वाली ले। सेम गोज विद एम्प्लॉइज, व्हेन यू, चाहे आपको करोड़ रुपए सैलरी दे दी जाए, आप फिर भी कहेंगे यार बेनिफिट क्या। आपका चीफ एग्जीक्टिव है, आप उसके पास गए हैं, या लेट से आपका एचआर मैनेजर के लिए इंटरव्यू हुआ है, उसमें उसने पूछा जी कि हम सैलरी में अगर बेनिफिट्स ऐड कर दें तो उसका क्या नुकसान है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, व्हाट इज़ द रिप्लाई। या आप चीफ एग्जीक्टिव के पास गए हैं, आप कहते हैं जी हमने ये बेनिफिट देना है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज द आंसर कि नंबर 1 बेनिफिट इज लीगल रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई वी हैव टू गिव। मैं आपको ये रीज़न बता रहा हूँ ना साथ में, आपने चूंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो नंबर 1 रीज़न ये है कि हम बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्यों देती हैं। अब हम वापस उस पर आते, सवाल यहीं से शुरू हुआ था ना कि वाई व्हेन देयर इज कॉम्पनसेशन, व्हेन देयर इज सैलरी, स्टिल व्हाई आर वी गिविंग बेनिफिट्स। वी कैन ऐड benefits to salary, but still if we can't add then why, if we are not adding, तो उसकी जो why है ना, उसका रीज़न 2 है। रीज़न 1 कि बेनिफिट्स जो होते हैं वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें देने पड़ते हैं, इसलिए हम सैलरी में हमेशा ऐड नहीं कर सकते। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे पास उसमें 10 लोग काम करते हैं, हम उसमें सैलरी देते हैं। मैं उसको कहता हूँ यार मोबाइल अलाउंस तुम्हारा है 2000 रुपये महीने का, सैलरी में डाल दूँ, कहते डाल दूँ। उसकी वजह ये है कि व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन 50, कितने एम्प्लॉइज, लेस देन 49 भी है ना, तो आपके ऊपर लॉ की रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होती। लॉ ये कहता है कि जब आपके, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जो चालाक सेठ होते हैं, वो क्या कहते हैं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, हर काम के लिए लहदा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, 20-30 एम्प्लॉइज रखते हैं ताकि यूनियन ना बन सके, लॉ ना इम्प्लीमेंट हो सके, EOBA वाला लॉ ना इम्प्लीमेंट हो सके, सोशल सिक्योरिटी। अब मैं आपको बचने के तरीके भी साथ साथ बता रहा हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाई डू वी नीड टू गिव बेनिफिट्स। ये तो सादा सादा बातें हैं ना कि जी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ये किताबी बातें हैं, लेकिन असल बात क्या है उसके पीछे, व्हाट इज द मेन रीज़न। लोगों को ये मैटर नहीं करता कि जी मैं मोटिवेट हूँ या नहीं, लोगों को मैटर करता है हाउ मच मनी आई एम गेटिंग। मेरी एक खातून से बात हुई, मैंने कहा जी फ्रंट डेस्क की जॉब है, कहती आई नीड 1 लाख, आई डोंट माइंड कि फ्रंट डेस्क की जॉब है या मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है या HR मैनेजर की जॉब है, मेरा महीने का लाख रुपया खर्च है, मुझे लाख रुपया जो जॉब दे रही है ना, कानून और शरीयत के अंदर रहते हुए, साथ में 2 कंडीशन भी लगाई उसने मैंने कहा समझा दूँ कि इफ आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज इन अ मंथ एंड इट इज एज पर लॉ एंड एज पर शरिया, आई एम विलिंग टू डू एनी जॉब, दैट्स इट। यही है ना आपकी रिक्वायरमेंट। व्हाई आर यू डूइंग अ जॉब। पैशन बाद में आता है, पहले नीड है। आप, हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हम लोग अपने फैमिली को हमने करना है, हम लोग नखरे नहीं कर सकते। ये वो एडवांस कंट्रीज़ के अंदर ये शशके नखरे ये सब कुछ है कि बिकॉज उनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं, गवर्नमेंट ने मेडिकल दे दिया, पर्सनल मेडिकल दे दिया, ये सब आपकी चीज़ें मैनेज हो गई। नाउ उनको क्या इशू है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनके। वी डोंट हैव दो साइकोलॉजिकल इश्यूज विच एग्जिस्ट इन यूरोप, इन अमेरिका और इन एडवांस कंट्रीज। आवर फर्स्ट इशू इज मनी। वी हैव टू फीड आवर फैमिली, we have to buy bread and butter for our family, we have to send our kids to school, we have to pay schooling fee, we have to arrange our clothes. Nowadays we are in winter, we need warm clothes. हमें तो गवर्नमेंट भी कहती है गैस नहीं चलानी, गर्म कपड़े पहने, तो उसके लिए गर्म कपड़ों के लिए we need money. So money is what? Salary. Salary is what? We can add benefits to salary. लोगों को ये मैटर नहीं करता, बट स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हमने करनी है ना। एज एन HR पर्सन, व्हाट इज रीजन फॉर यू टू गिव बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज व्हेन यू हैव मोर देन 50 एम्प्लॉइज? नंबर 1 इज द लीगल कंप्लायंस, नंबर 2 इज कंपैरिजन। यू हैव टू स्टैंड इन मार्केट। मार्केट में जब कोई बंदा जाएगा तो वो कंपेयर करेगा, नंबर 1। और थर्ड रीजन,
ग्रोथ। आज आप किसी को सैलरी दे देते हैं लाख रुपया, उसकी सैलरी लेट से बनती थी 80,000, आपने उसमें 20,000 बेनिफिट्स ऐड कर दिए, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई? 1 lakh. 1 लाख। अगले साल आपने उसको 10% इंक्रीमेंट देना है, व्हाट विल हैपन देन? इंक्रीमेंट किस पर मिलेगा? आप 80,000. लाख पर मिलेगा या 1 लाख पे मिलेगा? 80,000. नहीं, जब आपने सैलरी में ऐड कर दिया तो 1 lakh में मिलेगा. तो 1 लाख पे मिलेगा। जब बेनिफिट सेपरेट है तो फिर किस पर मिलेगा मैडम? 80,000 पे। ये एचआर का जवाब है। अब एचआर जवाब दे लेगा? जी सर. अकाउंट्स वाला कहता है जी हम जिस झंझट में नहीं पढ़ते, चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है नहीं झंझट में पढ़ते, एम्प्लॉइज कहते हैं जी आप लोग हमें जलील करते हैं। वी फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स व्हेन वी क्लेम आवर बेनिफिट्स, सो प्लीज मेक इट पार्ट ऑफ सैलरी। तो आपके पास फिर उसका लॉजिकल आंसर क्या है? ये देना पड़ेगा. इमोशनल आंसर तो यही है, क्योंकि आप भी एम्प्लॉई हैं एट द एंड ऑफ द डे एज एन एचआर पर्सन, यू आर एन एम्प्लॉय। बट लॉजिकल आंसर क्या है? नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 कंप्लायंस, नंबर 3 मार्केट कंपटीशन। आपने देखना है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो यू हैव टू कंप्लाई विद द इंडस्ट्री। एग्रीड? सो इज इट क्लियर नाउ? अब आ जाते हैं टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल बेनिफिट्स के ऊपर। एक टर्म यूज होती है रीइंबर्समेंट। वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग फंडामेंटल्स। अभी मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, अभी मैं आपको जो ये अल्फाज हैं इनका डिफरेंस बता रहा हूं। एक टर्म यूज होती है रीइंबर्समेंट और एक टर्म यूज होती है अलाउंस। क्या फर्क है इसमें? इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस के अगेंस्ट आप कर रहे होते हैं और अलाउंस में आप एक्सपेंस नहीं कर रहे होते, आपको फिक्स अमाउंट या जो भी डिसाइड होता है वो आपको विदाउट एक्सपेंस मिल रहा होता है, आप उसको एक्सपेंस करें या ना करें। तो यार वो भी दे दें आप, उसमें क्या जरूरी है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खर्चा करूंगा, मैं पहले उधार लूंगा दोस्त से। अक्सर मैंने ये देखा है ऑफिस में, इट हैपन्स। फॉर एग्जांपल मेडिकल है, आप मेडिकल अलाउंस भी तो दे सकते हैं ना लोगों को। इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट के अगेंस्ट जब आपने पीछे बात की पॉलिसीज वाली, मैं मेरे ऊपर ना रहे, नहीं मेरी बातें नहीं करनी, बात कर रहा हूँ, आपको कंपनी नहीं लॉ तो इसके बारे में ओपन है। रिइंबर्समेंट टोटली होती है टीए की सूरत में, ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस। जरूरी तो नहीं है, मेडिकल भी तो होता है ना। मेडिकल रीइंबर्समेंट होता है, अलाउंस होता है। मेडिकल इज एन अलाउंस बट इट इज ऑफ 2 टाइप्स। समटाइम्स यू रीइंबर्स एंड समटाइम्स यू आर गिवन एज ए कैश। एडवांस में भी मिल जाता है आपको, होता है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल अलाउंस, वो कहते हैं मंथली आप 5,000 रुपया ले लें, वी डोंट माइंड। रीइंबर्स के प्रोसेस में नहीं पड़ते। आपकी 5,000 रुपया मंथली लिमिट है, आपने 6,000 खर्च किया है, वो हम नहीं मानते, हम आपको 5,000 ही देंगे। आपने 2,000 खर्च किया है तो आपको 5,000 ही मिलेगा। आपने नहीं खर्च किया, इवन देन यू कैन क्लेम मंथली अलाउंस। फिर रीइंबर्समेंट की क्या जरूरत है? सर रीइंबर्समेंट ऑन एक्चुअल कॉस्ट हो सकती है. एक्चुअल कॉस्ट वो अलाउंस भी आपको एक्चुअल कॉस्ट पे दे देते हैं. वो कहते हैं ये आप टेंटेटिवली हमसे, लेट्स से ट्रैवल है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ऑफिशियल टूर पर गया हूँ, दे गेव मी 1 लाख रुपीज़, चाहे आप ट्रैवल करें, आके हमें रिपोर्ट दे दें, मैंने उसमें से 80,000 रुपये खर्च किया, मैंने 20,000 वापस कर दी, या मैंने कहा जी आप 20,000 मेरी सैलरी में से एडजस्ट कर लें, मैंने मेरे पास पैसे बच गए, तो इस तरह से भी तो हो सकता है. फिर हम रीइंबर्समेंट क्यों करते हैं? अलाउंसेज आर टैक्सेबल, रीइंबर्समेंट आर नॉट टैक्सेबल. So when you want to give benefit of tax to employee, you make it a reimbursement. चूंकि allowances, all allowances are taxable. Reimbursements are not taxable. So this is the main difference between allowances and reimbursements. क्योंकि आपने reimbursement जो भी होगी ना, आप कहते हैं जी इसलिए थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन अगेंस्ट दैट यू सेव सम मनी. 5 रुपए से या 1 रुपए से इंसान एक टैक्स स्लैब से दूसरी टैक्स स्लैब में जा सकते हैं. वो कहते हैं एक नुक्ते ने किससे क्या बना दिया, महरम से मुजरम, और एक और भी बनाया, इस नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पड़ते
वाह वाह, एक महरम से मुजरम हुआ, एक दुआ दगा हो गई। ठीक है, कितना फर्क है। तो यही फर्क है 1 रुपये का। 1 रुपये से आपका जो मंथली टैक्स है वो 1000 से 2000 हो सकता है। दैट्स द डिफरेंस। क्लियर? आगे चले चलें। अच्छा, अब हमने डिजाइन करनी है कॉम्पनसेशन। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया, वेज हमें अंडरस्टैंड कर ली, सैलरी हमें पता चल गई, और हमने बेनिफिट्स अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या बात की जी? अलाउंसेस, डिडक्शंस, और क्या चीज़ है जी? रीइंबर्समेंट्स। अच्छा, आप मुझे बताएं डिडक्शंस क्या होती हैं? पेनल्टी ऑफ व्हाट? against any law, violation against any law. Let's suppose late arrivals. लेट अराइवल्स। ठीक है जी। और अटेंडेंस आप कह लें इसको, Leaves. Leaves to be लीव्स हो गई। डिडक्शन में टैक्स भी आ जाएगा, फिर आपका जो ईओबीआई की डिडक्शन है या टैक्स है, टैक्स है, और पीएफ है, पीएफ है, और कोई चीज ईओबीआई है। अच्छा, अगर मैं ये जो टैक्स, पीएफ, ईओबीआई, इसको मैं कर दूं लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको पता है पाकिस्तान में कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स के लिए कौन सा लॉ है जी? विच लॉ डू वी फॉलो, डू वी यूज इन पाकिस्तान फॉर कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स? लॉ नंबर 1, फैक्ट्रीज एक्ट 1934। ये आप सब लोगों के पास होना चाहिए, नोट कर लें, या आप लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, ये आप सबके पास होना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1934। दूसरा जो एक्ट यूज होता है पाकिस्तान में, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1968 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1925, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2012। कानून पता क्या होता है? कानून ये नहीं होती कानून कहता क्या है, कानून ये होता है कि आप कानून को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है HR प्रैक्टिशनर्स के ऊपर कि कब, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनका मैं कंसल्टेंट हूं, क्योंकि प्रैक्टिस एक और चीज होती है और किताब एक और चीज होती है। तो आज हम बात कौन सी कर रहे हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि किताब में हो सकता है कि बातें कुछ और होती हों, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स लॉजिकल, और लॉ में आपने चीज प्रूव करनी होती है विद लॉजिक एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही लॉजिकल होगी ना। अब मैंने आप लोगों को मना लिया था ना एक दफे कि कॉम्पोजिशन आप बेनिफिट सैलरी में, आप मान गए थे ना सब लोग। कैसे मनाया मैंने? लॉजिक के साथ। लेकिन फिर आपको मनाया कि नहीं, बेनिफिट सेपरेट हम क्यों रखते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए मैंने आपको लॉज बता दिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स हैं, मैंने आपसे कहा कि लीगल रिक्वायरमेंट है, हमें देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट है? मेडिकल लॉ नहीं कहता जी, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। लिखें जी, कौन लिखेगा? नंबर 1 सारे लिख लें। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 2 कौन सा जी? एज पर लॉ कौन सी रिक्वायरमेंट है? एनुअल बोनस, ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड। और कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट है? WPPF। ये WPPF क्या होता है जी? ये किसको कहते हैं? प्रोविडेंट फंड को। WPPF इज द अदर नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का कोई सेपरेट लॉ है? यस,
प्रोविडेंट फंड का आई थिंक 1925 है लॉ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसका भी लॉ आप लोगों के पास होना चाहिए कि एज पर लॉ प्रोविडेंट फंड क्या है। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है उसका भी लॉ सेपरेट है पाकिस्तान के अंदर। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में लॉज नहीं है HR के, देयर आर हेल ऑफ लॉज, ऑल वी नो नथिंग, हमें मालूम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ लॉज विच आर इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान फॉर कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स। HR के बहुत सारे लॉज हैं पाकिस्तान में, बस ज़रा पुराने हैं बनने से पहले के। दैट शोज हमारी गवर्नमेंट्स ने कितना काम किया है। अगर गवर्नमेंट की आपने सेनेट की परफॉर्मेंस देखनी हो ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, असेंबली की नहीं बात कर रहा। लॉ कौन बनाया था मुल्क में? सेनेट्स बनाते हैं, MNA बनाते हैं, MPS बनाते हैं, कौन बनाता है? सेनेटर्स। कंपनीज में लॉ कौन बनाता है? HR इज मैनेजमेंट। तो आपको हमारे लॉज को देखकर पता चलेगा कि हमारी सेनेट ने कितना काम किया है, कि हमारे जो लॉज हैं आज तक अभी तक उसके अंदर ईस्ट इंडिया लिखा हुआ नजर आता है। हमने हर लॉ आज तक रिवाइज किया। ये सेनेट की परफॉर्मेंस है। आप किसी भी फोरम पर बात कर सकते हैं, कोई सेनेटर मिल सके, जी बताएं आपने क्या अचीव किया, जी बताएं और कौन सा बेनिफिट है एज पर लॉ? प्रॉफिट शेयरिंग लिखें जी, या आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से WPPF बात की? हाँ जी। और जी एनी अदर रिक्वायरमेंट एज पर लॉ? कोई और बेनिफिट नहीं चाहिए? लीव्स नहीं होती? यस जी। लीव एनकैशमेंट तो फिर लीव के अंदर ही आ जाएगी ना। लीव इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। एनुअल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, 3 लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं। ठीक, अब जब हम कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स पढ़ते हैं तो इसके अपने फिर हमें इन डेप्थ जाना पड़ता है, लेकिन आज मैं 2 घंटे में जो कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूं मैं वही डिस्कस करूंगा। वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। तो वन थिंग, लीव्स आ गई, और कोई जी रिक्वायरमेंट है कोई लॉ के मुताबिक? अब ये जो नाउ इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड सर्च इन डिटेल कि ये एज पर लॉ लीव्स कितनी रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या पॉलिसी है। लॉ में पॉलिसी भी लिखी हुई है तकरीबन। अक्सर लोगों को ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं जी प्लीज शेयर लॉ लीव पॉलिसी, मुझे हंसी आ रही होती है। गो एंड चेक द लॉ। अच्छा, लीव की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, किस लॉ में मिलेगी बताएं जी? फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर लीव्स की डेफिनेशन दी हुई है। आई थिंक चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का सब सेक्शन आई थिंक 58 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जी, उसके अंदर लीव्स की डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा और कौन से बेनिफिट्स हैं? कैंटीन, खाना देना है आपने जी, लिखें फैक्ट्रीज के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। और कौन सा बेनिफिट है? पिक एंड ड्रॉप लिखें जी। आप लोग ना सिर्फ पैसों वाली बातें कर रहे हैं, दूसरी नहीं कर। फेयर प्राइस शॉप भी जी, फेयर प्राइस शॉप। अगर आपकी प्रोडक्शन है तो उसमें आपने लोगों को 20% 30% डिस्काउंट देना है। और कोला अलाउंस जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट जी, अलाउंस नहीं है। कोला के साथ और क्या होता है? ये तो आप बात कर रहे हैं पंजाब की, सिंध भी जाना है आपने, पूरे पाकिस्तान की बातें करें, चले भी मैं पंजाब तक ही रहता हूँ, ठीक है। सिंध के लिए एक सेपरेट अलाउंस है, उसको सिंध अलाउंस कहते हैं। सो दीज आर दी अलाउंसेज विच यू आर और द बेनिफिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, एक नया सफ़ा खोलें, मार्केट प्रैक्टिस क्या है। इसमें से जो 90% बेनिफिट्स हैं ये सब लेबर पर अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अच्छा, अब अगर एक एम्प्लॉय केस लेकर चला गया कोर्ट में, लेट से आप ही हैं, मैं हूं, लेट से मेरा मेडिकल के ऊपर लेट से 5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, मैं कहता हूं जी मुझे मेडिकल ही नहीं दिया इन्होंने, मुझे सोशल सिक्योरिटी नहीं दी। अब उसका हल क्या है? उसके लिए ये जस्टिफिकेशन है, अगर आप मैनेजमेंट
कोर्ट में ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप कोई किसी की लीव अप्रूव नहीं करते। आपके पास कोई जेडी नहीं है, आप वर्कर में नहीं, जेडी है, ठीक है, जेडी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी की लीव अप्रूव नहीं करते, अगर आप किसी का टर्मिनेशन नहीं करते, किसी की टर्मिनेशन नहीं करते, किसी की हायरिंग नहीं करते, तीन, वर्कर में अपने आप को तो मैं अपने आप को वर्कर साबित कर सकता हूं। तो जब मैं वर्कर साबित कर सकता हूं तो मैं वर्कर की, एक्ट लग जाएगा। हाँ जी, तो मैं वर्कर के बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता हूं। लगता नहीं है मेरे ऊपर एक्ट, लेकिन मैं कर सकते हैं। कर सकता हूं। ओके जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग हमने डिस्कस कर लिया कि एज पर लॉ कौन सी बेनिफिट्स आपने देने हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहा ईओबी एक बेनिफिट है? लॉ नहीं नहीं, लेकिन वैसे बेनिफिट है क्या है वो? तो आप लोगों ने डिडक्शन में लिखवाया हुआ है। अच्छा, पहली चीज़ ये है, इसको डिस्कस करने का मकसद ये कि आप ये क्लियर करें कि ये बेनिफिट है या ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको बाद में मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि इंश्योरेंस एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको मरने के बाद हासिल होगा। तो बंदा कहता है मैं तो मर गया तो भाई मुझे तो आपने कहना है आपकी जो रिमेन्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। सिमिलरली ईओबी इज समथिंग which you today is it is a deduction but tomorrow it will be a benefit। दो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके तहत आपके कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट सिस्टम चलता है। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी एंड नंबर 2 लीगल रिक्वायरमेंट। तो अगर तो कुछ लोगों के ऊपर जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो है नॉन मैनेजमेंट के जो लोग जो वर्कर्स हैं। अब जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो पॉलिसी के अंदर आता है, उसको उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पॉलिसीज डिटरमिन करती हैं। अगर पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ तो फिर ओवर टाइम उसको नहीं मिलेगा। अब अगर जहाँ पर ओवर टाइम नहीं मिलता तो वहाँ पर क्या होता है, फिर उसकी एडजस्टमेंट क्या है? लेट अलाउंसेस किसी चीज से होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर लेट सिटिंग होती है या लोगों से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है तो उसके लिए नंबर 1 वो कुछ उनको फूड अलाउंस दे देते हैं, उसे डिनर करा दिया, ठीक है, या समटाइम्स वो उनको डिस्टर्बेंस अलाउंस दे देते हैं सर्टन लेवल्स तक। अब कुछ पोजीशंस ही ऐसी होती हैं जहाँ पर 12-12 घंटे लोग बैठे रहते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर हाउसेज में जनरली ये ट्रेंड है, लेट सिटिंग होती है तो उनको खाना दे दिया जाता है, ठीक है, या उनको फूड अलाउंस दे दिया जाता है। खाना नहीं देते तो वो कहते हैं जी आपको हम 300 रुपया दे देंगे। चूँकि पूरी आपको साइंस चलानी पड़ती है उनके लिए, डिनर अरेंज करने के लिए एडमिन का 1-2-3 एक्स्ट्रा बंदे चाहिए, फिर उन्होंने टाइम स्पेयर करना है, तो वो उनको ऑप्शन दे देते हैं कि जी हम आपको 300 का वाउचर दे देंगे, आप जब मर्जी जाके खाना खा, ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अब हम लोग आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। आपने चूंकि ओवर टाइम की बात की है तो ओवर टाइम की हम कैलकुलेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओवर टाइम क्या है? इज इट अ बेनिफिट और इट इज अलाउंस और रीइंबर्समेंट और व्हाट इज ओवर टाइम? ओवर टाइम किस कैटेगरी में डाला जाएगा? इट इज सैलरी, सिंपल, ये सैलरी है, ठीक है। तो ओवर टाइम की, लेकिन अब हम लोग एक पहले डिस्कस करेंगे सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी से पहले मैं डिस्कस करूंगा ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। बताएं जी, व्हाट इज द लीगल वे ऑफ कैलकुलेटिंग एन ओवर टाइम? ग्रॉस सैलरी है उसको डिवाइड करेंगे 26 को। जी, सबसे पहले ओवर टाइम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आवरली सैलरी हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ओवर टाइम घंटों में होता है, दिनों में होता है, आवर्स में होता है, ठीक है। तो आपको पर आवर सैलरी का फॉर्मूला क्या है जी? ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय 26, ये क्या आ गई? पर डे सैलरी आ गई। और अब अच्छा जी, कौन कौन लोग कहते हैं 26 से डिवाइड करना चाहिए, कौन लोग कहते हैं नहीं? हम 22 से करते हैं। आप 22 से करते हैं ओवर टाइम पर डे सैलरी निकालने की। पक्की बात, 22 से डिवाइड करते हैं। आपका सेट क्या है? समझदार है, यूएस बेस्ड है। अच्छा, वो फिर गोरों ने कहा होगा, वो खुद नहीं करते। अच्छा जी, ये करती हैं 22 से जी। 30 से नहीं डिवाइड करना चाहिए, आप 30 से करते हैं, ठीक है। 31 से नहीं करते,
अब लॉ क्या कहता है इसके बारे में? Law 26 है। लॉ 20 कैसे? क्योंकि सर एक मिनट ठहरे, एक मुझे जरा समझना। क्योंकि रेस्ट तो जो वीकली रेस्ट कहाँ पर लिखा हुआ है ये? सर लॉ में 26 है, मंथ डे लॉ में किसी जगह पर ओवर टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। ओवर टाइम का नहीं है, ओवर टाइम का नहीं सैलरी कैलकुलेट सैलरी कल एक मिनट ठहर से जरा। एवरी वीक 48 आवर्स से अगर आप ऊपर काम करते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड टू ओवर पे, जो आपका ओवर टाइम है। हाँ, लेकिन 40 आवर्स अगर आप कर द लॉ। जी। अच्छा, अब मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है चूँकि लॉ में ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन लॉ से मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई सवाल करता है, या अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब आप फैक्ट्री में आपकी हायरिंग होती है ना, किसी फैक्ट्री एनवायरनमेंट में, चाहे आप GM HR के लिए भी हायर हो रहे हो, तो ये अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है और 99% लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं आता। चूँकि जो फैक्ट्री में सेठ बैठा होता है ना, उसको लॉ का बहुत पता होता है, या जो GM बैठा होता है उसको, चूँकि वो सारा दिन उसने लॉ के साथ डील करना होता है। तो मुझे बताएं, जब लॉ में ओवर टाइम की कैलकुलेशन नहीं लिखी हुई तो फिर आप कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे? अब वो 22 पे करती हैं, आप 30 पे करते हैं, ये 26 पे करता है। 22 है ना? नहीं, इसका ताल्लुक वर्किंग डेज के साथ नहीं है। लॉ में पर डे सैलरी लिखी हुई है, पर डे सैलरी के वर्किंग आवर्स किधर लिखी हुई है? सर, जो आपका जब ये मिनिमम वेज वाला आता है उसके अंदर पर डे सैलरी लिखी यस, होती है। दिस इज द रेफरेंस। आपके लॉ में वैसे भी डेली 9 आवर्स की शिफ्ट किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, आवरली शिफ्ट भी नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक जो इन्होंने रेफरेंस दिया ना अखलाक साहब ने, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको जो कंसल्टेंट्स हैं एज ए लीगल रेफरेंस यूज़ करते हैं। एनुअली जो नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता है मिनिमम वेज का, डू यू रिसीव दैट? अगर नहीं करते तो वो आपके पास होना चाहिए। इवन के जिन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं भी है ना वर्कर्स, वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिसेस लॉ के मुताबिक ही रखनी है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आपने अपनी मैनेजमेंट को यही गाइड करना है, यही बताना है, ताकि कल को जब फंसना है ना तो मैनेजमेंट ने आपको बुलाना, आ जाओ भाई, तुमने बताया क्यों नहीं हमें, हम तो, चूंकि वजीर तो आप है ना, मुशीर आप हैं, सो यू हैव टू गाइड योर मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द वे टू गाइड? जो नोटिफिकेशन मिलता है आपको मिनिमम वेज का, उसके अंदर उन्होंने पर डे सैलरी भी निकाली होती है और मजे की बात आवरली सैलरी भी निकाली होती है, और वो जो आवरली सैलरी होती है वो पर डे सैलरी 26 पे डिवाइड करके निकाली होती है। तो इसलिए जो लॉ है दैट इज 26, और उसका रेफरेंस क्या है सर? मिनिमम वेज नोटिफिकेशन। और उसमें उन्होंने इंडस्ट्री वाइज बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। कितना होता है अखलाक साहब? मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि 30-40 पेजेस का होता है वो गजट होता जी है। सर, पूरा हर इंडस्ट्री का अलग हाँ जी, टेक्सटाइल पूरा। और उसमें जो वो डिवाइड करते हैं, वो मंथली सैलरी को 26 पे डिवाइड करते हैं और उसको वो डिवाइड करते हैं 8 से। अब चाहे आपके 9 वर्किंग आवर्स हो या 10 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन लॉ जो है, हम यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे? लॉ को। और जो मेजरली इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस है उसको इन्फ्लुएंस क्या करता है? लॉ करता है। अच्छा, अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है और आप चाहते हैं कि एज पर लॉ हो जाए, उसका क्या हल है? आपने लेबर ऑफिस में जाना है, छोटा सा खत लिखना है, जी फलां ऑर्गेनाइजेशन में जो कैलकुलेशन है वो एज पर लॉ नहीं होती, तो आपकी मेहरबानी आप वहाँ पर जाएं और 3-4 हज़ार रुपये कमा कर आ जाएं। ऐसे ही होता है। और फिर भी ना हो तो फिर उसका हल क्या है? प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पर जाएं, वहाँ पर डाल दें, तो वहाँ पर भी फिर उसने दोबारा आना है। अब वो 3-4 हज़ार नहीं लेगा, अब कितना, कम से कम 10-1 हज़ार रुपया ज़रूर लेगा। लेकिन हम उसको 5,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, गलत काम कर देंगे, लेकिन लेबर को उसका हक नहीं देंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रात को नींद को अच्छा करें। मैं तो 12 घंटे सोता हूँ और यकीन जाने उसके बाद भी उठने को दिल नहीं करता। उसका आसान सा हल ये है कि लेबर को उसका हक दें, एज पर लॉ काम करें, ताकि आपको सुकून तो होना, यार मैंने लॉ को तो फॉलो किया। ठीक है जी, तो लॉ क्या जी? अब ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? पर डे के साथ में मल्टीप्लाई
पर आवर निकाल लेंगे ना, ठीक पर है। आवर को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो ओवर टाइम डबल होगा। अच्छा, ओवर टाइम में भी 3 रूल्स हैं, बताएं जी। आप, मुझे लग रहा है माशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और इखलाक साहब को अच्छी है, बताएं कौन से 3 रूल्स हैं? सर एक तो डबल पेमेंट, ओवर टाइम वर्किंग डेज में, ओवर टाइम्स वीकेंड पे, और ओवर टाइम पब्लिक हॉलीडे पे। ये 3 लॉज हैं इसके बारे में। कौन कौन से? वर्किंग डेज में, वीकेंड और गस्टेड हॉलीडे में। इसके लिए तीनों का लॉ डिफरेंट है। ये अगेन आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर ये पूरी इसकी तशरीह मिल जाएगी, पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वर्किंग डेज में लॉ कहता है 1.5, वीकेंड पे 2, और इस पर भी 2 प्लस हॉलीडे, एक आपने छुट्टी भी देनी है, ओवर टाइम भी देना है, और उसके साथ एक ऑफ भी देना है। आपने उसको, तो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, वो उसके ओवर टाइम को 2.5 कर देती हैं, उसको साथ में ही क्लोज कर देती हैं। या वो क्या करती हैं कि जितना उसका ओवर टाइम होता है वो ओवर टाइम की लिमिट ही रखती हैं उतनी, ताकि उसके ऊपर वो लोन है। अब आपको कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हमने सीखना है कि हम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स पढ़ा रहा हूँ ना, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था। हमें क्या पढ़ाया गया था, क्यों जी दानियाल साहब? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, व्हाट इज दैट एक्चुअली? व्हाट इज इंट्रिंसिक बेनिफिट, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? अभी मैंने वो डिस्कस करना था, अगर मेरे पास टाइम हुआ। ठीक है, मैं इसलिए ना फ़ौरन आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको किताब से बाहर निकाल के हकीकत में, किताब में अगर आपको पढ़ाया जाए जी जब आपने स्विमिंग करनी हो उसके लिए आपने एक स्विमिंग सूट खरीदना है, अच्छे स्विमिंग सूट जो हैं फलानी जगह से मिल जाते हैं, उनकी प्राइस नॉर्मली ये कुछ होती है। ठीक है, स्विमिंग सूट पहनने से पहले आपने कोशिश करनी है एक फ्रेश शावर ले लें, फ्रेश शावर लेने के बाद आपने स्विमिंग सूट 15 मिनट पहले पहनना है। ये सारी चीज़ें स्विमिंग सूट के जो हैं ये फ़ायदे हैं, और उसमें ये ना बताया। उसके बाद आपने तालाब में उतर जाना है, और फर्दर आपने हेल्प जो है अपने स्विमिंग कोच से लेनी है। तो आई एम योर स्विमिंग कोच आफ्टर लैंडिंग इनटू द पूल, नॉट बिफोर द पूल। Before the pool you can go and you can consult with any very good composition and benefits book। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो किताब भी मेरी है जो कि अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। अच्छा जी, हम लोग बात करते हैं सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं ज़रा अंग्रेजी में बात करूं तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, व्हाट आर द components of compensation and benefits। तो components कौन कौन से हैं जी? So we have salary is equal to basic salary plus allowances minus deductions is equal to, ऐसे ही है जी, ये ग्रॉस सैलरी है। ये कौन कौन कहता है ये ग्रॉस सैलरी है, कौन कहता है ये नेट सैलरी? हाथ खड़ा करें, ग्रॉस सैलरी वाले हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी नहीं है। कौन कहता है ये नेट सैलरी है? और जो बीच में है वो कौन लोग हैं? हु आर अनडिसाइसिव, वो पंजाबी में कहते हैं अंदर बाहर बजना। जी बताएं जी, हु इज इन बिटवीन? आई वांट टू नो द आंसर प्लीज। नेट सैलरी जो है वो डिडक्शन के, हाँ जी, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस इज इक्वल टू नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट सैलरी। अच्छा, नेट सैलरी का एक और नाम भी होता है, वो क्या होता है? टेक होम। टेक होम। कैन यू टेक मी टू होम? yes sir, drawing And what is work from home? Is it also something kind of salary? It's a benefit. But
In other words, it's a torture. If you want to torture a married person, put him to work from home. Okay जी, बताएं जी, agreed? यस सर। अब तनख्वाह कैलकुलेट करें किसी की? अच्छा जी, डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं? लीव्स, पीएफ, Tax. चलें, मेरा एक सवाल लिखें जी प्लीज। राइट अ क्वेश्चन। पर्सन, वो हम शुरू में बचपन में पढ़ा करते थे ना, तो असलम जो है मंथली सैलरी ऑफ पर्सन ए इज 40,000। मंथली सैलरी ऑफ पर्सन ए इज 40,000। ही वर्कड 5 hours as overtime। आप डायरेक्ट लिख लें, मैं यानी कि समझ लें 40,000 सैलरी है, 5 घंटे ओवर टाइम लगाया उसने, ठीक है, और उसने 3 दिन अनपेड लीव ली है, ठीक है। सैलरी बताएं कितनी होगी? लैपटॉप खोलिए। अब ये अच्छा सवाल किया इसने, ये देखिए ये होता है, लेकिन ओवरटाइम जरूरी तो नहीं है। लेबर की मिनिमम सैलरी की बात हुई है, अपर की कोई बात नहीं। हाँ जी, आए मैं आपको मिलाता हूँ 3-3 लाख वाले मजदूर। हाँ जी, होते हैं। देश में है। सर मिनिमम की बात हुई है, अपर की बात नहीं हुई। लॉ में हमेशा क्या होता है? मिनिमम। वी ऑलवेज डिफाइन मिनिमम, वी नेवर डिफाइन अपर। चलें जी, ये कराएं जी, वही मैं कह रहा हूँ, वीकडेज में। लेकिन ना ये इन्होंने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब लोग पूछेंगे, लेकिन सिर्फ एक ने पूछा। इनके लिए क्लैपिंग करें प्लीज। मेरे पास आज चॉकलेट नहीं है, मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता नॉर्मली। हाँ जी, नॉर्मली जो मेरी ट्रेनिंग्स होती है उसमें फिर मैं चॉकलेट्स का सहारा ले लेता हूँ। वाह वाह, आपने मंथली सैलरी को डिवाइड किया 26 पे, पर डे सैलरी निकल आई, ठीक है जी। अब आपने आवरली सैलरी निकालनी है, डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, जब उसके वर्किंग डेज कितने हैं? वर्किंग डेज 3 है। ओवर टाइम कितने हैं? सर 5 घंटे। 5 घंटे किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से सर। ओवर टाइम आ गया जी। अब क्या करना है हमने? अब हमने 3 दिन काटने हैं। वर्किंग डेज कितने हैं उसके? 20। कैसे पता चला? मैंने तो अनपेड है। एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप। मुझे बताएं महीने के डेज कितने होते हैं? 30। फरवरी भी हो तो 30। जी जी। एज पर जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो वर्किंग डेज कितने हैं? 30 हैं। डेज यानी कि कैलेंडर डेज लेट से। तो फिर आप जो हैं, मुझे कौन जवाब देगा? जो जवाब देना चाहिए वो हाथ खड़ा करेगा कि आप, मैंने कहा जी 3 छुट्टियां की हैं, 3 अनपेड लीव्स हैं, तो फिर आपने 23 क्यों बोला है जी? सर वो रेस्ट से माइनस करके हम वो कर रहे हैं ना कैलकुलेट। वो तो कैलकुलेशन तो आपकी होगी हुई है, 26 है ना, आवरली तो आपने निकाल लेना, तो 26 है और 3 अनपेड है, तो वो 26 में माइनस करेंगे 23 आएगा। 27 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नहीं सर। जी तो वर्किंग डेज वाली लीव्स ही आएंगी ना उसकी, जी। मतलब जो हॉलीडेज है हाँ, वो तो अनपेड में चली गई, लेकिन मैं वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। तो सर वर्किंग डेज तो उसके चले, मैं सॉरी, लेट मी पुट इट लाइक दिस, सैलरी डेज कितने होंगे उसके? 23 बने, तो उसकी फिर डिडक्शन कितने दिनों की करेंगे? सर 27। अब ये डबल राय होगी जी, ठीक करें, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स पढ़ाता हूँ, कैलकुलेट मैंने कभी नहीं की। कौन कौन कैलकुलेट करता है? अभी आप लॉ की बात कर रहे थे कि 26 से वो करते हैं डिवाइड, तो जब लॉ की बात करेंगे 26 में से अगर 3 अनपेड है तो वो 26 से माइनस यार आप ये देखिए कितना फर्क पड़ता है, अभी जरा कैलकुलेट करें ना इसको। फर्क पड़ने से तो पड़ता रहेगा।
अच्छा अब मुझे ये बताइए, बड़ा डेंजरस बंदा है भाई। सर जी पढ़ने दें फिर आप। ये इसने इमरान खान साहब वाली बात की, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन लॉ आपका बेड़ा गर्क हो जाए, आपने डरना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने लॉ को फॉलो करना। नहीं सर, यू कांट पुट इट लाइक दिस, यू हैव टू फेस यूनियंस। जब 1000 बंदा आके आपके कमरे के बाहर खड़ा होगा ना, तो मैनेजमेंट ने पहले निकल जाना है। तो फिर बोल कुछ दे रहे हो नहीं नहीं, लेकिन आपने उनको लॉ, लेट से आपके पास आ गया, आपने उसको लीगली उसको जस्टिफाई करना है। वो तो खान साहब अगर आ गया तो माड़ा, वो तो नहीं जाएगा। वो तो जब तक आपने उसको लॉजिकली कन्विंस नहीं किया, उसने नहीं जाना। उसने कहना हमारा तो देखो 27 दिन का सैलरी बनेगा, 3 दिन हम नहीं आया, उसका तुम काट लो, रख लो अपने पास, ये कहेगा वो ये नहीं कहेगा काट लो। तो अब 27 उसको जस्टिफाई करें ना। अब मैंने आप लोगों से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे प्रैक्टिकली जवाब दें। जैसे आप लोग बेनिफिट्स के ऊपर बड़ा फौरन फेवर में आ गए थे ना, अब आप लोग प्लीज़ मुझे लॉजिकली साबित करें। आपके एम्प्लॉय के पास सैलरी स्लिप चली गई है, उसके ऊपर 23 लिखा हुआ है, हाउ वुड ही फील इफ इट हैपन्स सेम टू यू? सबसे पहले मैं तो अपने आप को उधर आकर ना सोचता होता हूँ, अगर मुझे मिलेगी 23 दिन वाली सैलरी स्लिप, मैं तो भी मर जाऊँगा, आई वुड फील लाइक डाइंग। यार मेरा तो बताएं क्या लिखेंगे? सैलरी स्लिप के ऊपर यू विल पुट 27 वर्किंग डेज एंड 3 ऑफ डेज, ठीक है, 1। नंबर 2, अब है कैलकुलेशन। अब आप ऐसे करें, इसको 26 से मल्टीप्लाई करके 27 से करें। देखिए मैंने ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया था, और सिमिलरली जब आपने डिडक्शन करनी है ना, वो भी वैसे ही होगी, 26 से होगी, लेकिन मल्टीप्लाई जो होगा वो वर्किंग डेज वैसे ही रहेंगे। अब आप कैलकुलेट करके देखें, आपकी पर डे सैलरी ये है, इसको अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सैलरी ये बनती है, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 27 से, ये देखें, इट इज आउट ऑफ सैलरी नाउ। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर माड़ा। तो माड़ा आया था ना आपके पास, अगर कोई लेबर में माड़ा है, so he is going to give you tough time, so now your time to give him tough time। सैलरी तो इंक्रीज कर दी उसकी 40 से। हाँ जी, यही तो उसको बताना है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, इसको अंडरस्टैंड करें, लेट्स गो इन डेप्थ। कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स में हमने डिडक्शंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा अलाउंसेस, हमने पढ़े डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन सी होती हैं? एज पर लॉ जो डिडक्ट होने हैं, उसमें क्या डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से? अगर आपने अनअप्रूव्ड लीव की है, दैट इज अनपेड लीव, दैट इज द डिडक्शन। और इफ यू हैव एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट में क्या है जी? टैक्स, इनकम टैक्स। विच टैक्स? लेट्स स्पेसिफाई इनकम टैक्स। There are several types of taxes, income tax, withholding tax, sales tax, ठीक है, advance tax। Advance tax और withholding tax में कोई फर्क होता है? It's the same thing. Okay, so we have income tax over here. So income tax, आप एम्प्लॉइज हैं, आपकी सैलरी पे टैक्स भी लगना है। टैक्स कैसे बनेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सैलरी है ये टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्स स्लैब्स आज तक किस किसने देखे हैं? हक और सच बात करेंगे, 4 या 5, आज सब 2 देख लेंगे इंशाल्लाह। नीचे करेंगे, अच्छा 1 मिनट ठहरे, ऊपर करेंगे। अब इन्होंने डेफिनेशन दे दी है, मुझे ये बताएं जो टैक्स है जो हमारी सैलरी पे कटता है, वो बेसिक पर होता है या ग्रॉस पर होता है? बेसिक बनाने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? बेसिक सैलरी कहाँ पर यूज़ होती है? आप लोग कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं बेसिक सैलरी कहाँ कैलकुलेट होती है? तो फिर बेसिक का हमें फ़ायदा क्या है? अगेन वही वाला सवाल आ गया है, व्हेन यू आर गिविंग सैलरी देन व्हाई आर यू गिविंग बेनिफिट्स?
When you have allowances, then why do you have reimbursements? तो सेम कम्स हेयर कि ग्रॉस में और बेसिक में क्या फ़र्क है। अभी तो मैंने इंसेंटिव और बोनस को हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कोई अलाउंस की बात नहीं होती। वो जो फार्मूला है ना, जो सरकारी फार्मूला क्या है, बेसिक सैलरी प्लस HR प्लस यूटिलिटीज इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, यही है ना। तो इसमें मुझे बताएं, ये तो सरकारी सेक्टर में हो गया, हम में से कौन पब्लिक सेक्टर में काम करता है? नन ऑफ अस। यू वर्क रियली? अच्छा, प्राइवेट में ही है ना हम सब। तो मुझे बताएं कि प्राइवेट में तो हाउस रेंट या यूटिलिटीज का कोई फायदा नहीं है, तो फिर बेसिक का क्या फायदा है हमें यहाँ पे? एक मिनट है, इंक्रीमेंट उन्होंने कहा जी कि वो ग्रॉस पर होता है या बेसिक पर होता है? बताएं जी। ग्रॉस पर होता है, बेसिक का क्या फायदा है? सर आप कह रहे थे आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सस्पेंस। टैक्सेबल अलाउंसेस और नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस की बात कर रहे थे जी। तो ये इसका फायदा यही हो कि जितने भी अलाउंसेज है ना, मेरी एक बात याद रखें, वो सब टैक्सेबल है, सिर्फ रीइंबर्समेंट जो है ना वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक, आप मुझे बताएं किसकी आपकी ऑफिस में ये बनता है, हाउस रेंट या यूटिलिटीज लिखते हैं आप लोग? नहीं, किसी के ऑफिस में लिखा जाता है, चूंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर में फिर भी हम बेसिक क्यों निकालते हैं? हाउस रेंट और टूरिज्म चले, लेकिन बेसिक का क्या फायदा है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूं बेसिक के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक, दो लॉजिक्स हैं। नंबर 1 ये है, पुराने ज़माने में जो टैक्स होता था वो बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता था। उसके बाद फिर नई हुकूमतें आई, उन्होंने अंदाज़ा लगाया, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का, उन्होंने जो टैक्स है ना, उन्होंने कहा जी जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो टैक्स है ना वो सैलरीड क्लास पे करती, तो इसलिए बेसिक की बजाय इसको उठाकर ले जाओ ग्रॉस पे। उसके बाद बेसिक का एक फंक्शन तो ख़त्म हो गया। पहले क्या होता था, टैक्स किस पे कैलकुलेट होता था? बेसिक सैलरी पे। अब किस पर कैलकुलेट होता है? ग्रॉस सैलरी पे, नंबर 1। नंबर 2, लॉ में लिखा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड है वो बेसिक सैलरी का 10% होगा, ठीक है। और ग्रेजुटी किस पर कैलकुलेट होती है? ग्रॉस पर, बेसिक पे, ग्रॉस पे, 1 ग्रॉस सैलरी। ओके, अब आपको समझ आ गई बेसिक क्या होती है। इसके अलावा कोई इस्तेमाल बेसिक का, बेसिक सैलरी का और क्या इस्तेमाल है? एक तो प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल भी जो है, जो जहाँ पे स्क्रू करते हैं ना लोग, बस जी मेडिकल दे रहे हैं, लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हैं आपको पता चलता है वो तो बेसिक सैलरी पर है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी जो बेनिफिट्स हैं वो बेसिक पर कैलकुलेट होते हैं, वो दे रहे हैं। हाँ जी, ये स्पेशली जो लेबर क्लास है उनको बेसिक पर कुछ सर्टेन अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो इसलिए दूसरी कुछ कैलकुलेशंस हैं वो भी जैसे कोला अलाउंस है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। कुछ और भी हैं, सिंध के कुछ हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिक पे कैलकुलेट होती हैं। तो कुछ कैलकुलेशन जो है ना वो बेसिक पर है, इसलिए वी हैव टू कीप बेसिक ओवर हेयर, ठीक। अच्छा जी, टैक्स ऊपर कीजिएगा। अब पहला टैक्स स्लैब ये है कि आपकी जो इनकम है इट शुड बी मोर देन 6 लाख। सो 6 लाख से बिलो जिसकी एनुअल इनकम है वो टैक्स से एग्जैम्प्ट है, ठीक है। आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता इन केस योर इनकम इज लेस देन 6 लाख। कितने से? 6 लाख। 6, गुड। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो फिर देन यू बिकम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टैक्स स्लैब। अच्छा, अगर आपकी सैलरी 6 लाख टू 12 लाख है तो आपका फिक्स्ड है टैक्स 5%। कितनी इनकम? अगर आपकी इनकम है 8 लाख रुपया तो कितना टैक्स बनेगा? एनुअल इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपए बनाएं जी, टैक्स कैलकुलेट करें। 2 लाख 5% करें ना, निकाल लें, बताएं ज़रा जी, अमाउंट निकाले, मुझे बताएं। इफ़ योर एनुअल इनकम इज 8 लाख रुपीज़, 10,000, एनुअल टैक्स कितना बनेगा आपका?
10,000 अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें सब लोग, 10,000 बनेगा ना। गौर से पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख। ठीक है, जी, तो टैक्स कितने के ऊपर बनेगा? 2 लाख रुपए 6 लाख से ऊपर जो 2 लाख रुपए का कितना टैक्स बनेगा? 10,000 एनुअल टैक्स कितना बना 10,000 जी? नहीं समझ आई? जब तक इनको समझ नहीं ना आएगी हम आगे नहीं मुड़ेंगे। चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। ठीक है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो मैंने 1 बाय 1 चलें, मैंने क्या आपको इनकम बताई? 8 लाख। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर कितने पैसे हैं? 2 लाख। एक्सक्यूज मी मिस, क्या नाम है आपका? हुमैरा उबैदा। यहाँ इसके मुताबिक आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख का 5% कितना बनेगा? 10,000। अब मंथली टैक्स कितना बना? डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। ठीक है, और ये आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा।